Good evening to all of you and welcome back to this video lecture. आज मैं आप सबको सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करता हूँ. ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आई विल डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी. तो बेटा जैसे देखो, इन 19th सेंचुरी 1838 का टाइम था. तो उस समय क्या थे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करने लगे थे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है जिससे सारे ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट होते हैं. इस पर बात चल रही थी. तो इसको अच्छे से समझने के लिए 1838 में एक जर्मनी के फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथ्यू स्लाइडेन. मैथ्यू स्लाइडेन क्या करते थे, जितने भी प्लांट्स उनको मिले, चाहे लोअर प्लांट्स हो जाए, लोअर प्लांट्स टू हायर प्लांट्स, लोअर से लेकर के हायर प्लांट्स को इन्होंने लाया. लाने के बाद क्या होता है, लैब में प्लांट ऑर्गन्स जैसे रूट, स्टेम, लीफ, इनको छोटे छोटे स्लाइस में कट किया. जैसे आप बच्चे लैब्स में, अपने बायोलॉजी के लैब्स में प्रैक्टिकल करते हो, रूट की एनाटॉमी देखते हो, स्टेम की एनाटॉमी देखते हो, लीफ की एनाटॉमी देखते हो, डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट की सेक्शन कटिंग से. सिमिलरली बेटा यहां भी आपको क्या होता है कि इन्होंने, मैथ्यू स्लाइडेन ने डिफरेंट प्लांट्स को कलेक्ट किया, ऑर्गन की छोटी स्लाइस बनाई, ट्रांसफर सेक्शन बनाया. तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट टिश्यूज. ये किसके बने होते, टिश्यूज के बने होते, क्योंकि माइक्रोस्कोप में टिश्यूज को इजीली आप देख सकते हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो आप लैब में यूज करते हो. अब ये जो टिश्यू आपने देखा, टिश्यू में क्या होता है कि टिश्यू देखा, टिश्यू भी एक फर्दर एक स्ट्रक्चर की बनी होती है. दैट फाइनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, yes, that final structure is known as, that is called cells. So what he concluded, उन्होंने क्या कंक्लूजन किया, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, all plants are composed of plant cells and product of plant cells. मतलब all plants are composed of cells and their products. Clear? तो ये हो गई प्लांट की बात. सिमिलरली एक और साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये जियोलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स पर रिसर्च करते थे. इनका नाम था थियोडोर श्वान. सो थियोडोर श्वान वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन डिफरेंट एनिमल्स. तो इन्होंने क्या देखा, स्लॉटर हाउस में जहां एनिमल्स को काटे जाते हैं, वहां से इन्होंने कुछ एनिमल के कट पार्ट, एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाता है जैसे लीवर, पैनक्रियाज, तो ये जो आपके कट पार्ट हो जाते हैं, इनको इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया. ओके, उसके बाद इसको लैब में लाए और लैब में लाने के बाद छोटे छोटे थिन स्लाइस बनाए. व्हाट ही ऑब्जर्व दैट ऑल आर कंपोज्ड ऑफ, जो भी ऑर्गन्स हो जाते हैं, लीवर हो जाए, पैनक्रियाज हो जाए, ये सब एनिमल टिश्यूज के बने होते हैं. लेकिन ये एनिमल टिश्यू किसकी बनी होती है, इन्होंने देखा कि स्लाइस में, माइक्रोस्कोप में बहुत सारे टिश्यू कंटेन्स अ नंबर ऑफ सम स्ट्रक्चर, दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल. सो व्हाट ही कंक्लूडेड, मींस थियोडोर श्वान, all animals are composed of animal cells and their products. सारे एनिमल सेल्स और उनके प्रोडक्ट के बने होते हैं. क्लियर? तो अब टाइम आ गया आपका 1839 में दोनों साइंटिस्ट एक सेमिनार में कहीं मिलते हैं. ओके, इंटरनेशनल सेमिनार में. तो दोनों साइंटिस्ट ने आपस में डिस्कस किया, ये बात की. मैथ्यू स्लाइडेन ने कहा कि मैंने ये देखा है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स सेल्स के बने होते. फाइनली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी प्लांट इज द सेल, द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी प्लांट इज द सेल. तो ये कंक्लूजन मैंने निकाला है. अब बात आ जाती है श्वान की. तो श्वान ने क्या बताया, श्वान ने बताया कि ऐसा ही मैंने भी कुछ किया एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनिमल्स हो जाते हैं, सारे एनिमल्स
एनिमल सेल्स और उसके प्रोडक्ट के बने हैं, मतलब एनिमल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज द एनिमल सेल। ओके, तो एट दैट टाइम मैंने आपको पहले बताया 1838 1839। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में आपने बोला सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपने सेपरेट नहीं बात की, देखो एट दैट टाइम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को टू किंगडम में क्लासिफाई किया था। यस, उनका नाम क्या था? यस, टू किंगडम, ही प्रपोज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल लिनियस। ओके, तो लिनियस ने दो क्लासिफिकेशन बनाए थे। इवन बैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांट, बैक्टीरिया को प्लांट में रखा जाता था। अमीबा प्रोटिस्टा को किस में रखा जाता था? इसको ज्यादातर प्रोटिस्ट को यानी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को एनिमल्स में काउंट किए जाते थे। सो देयर वर इनिशियली देयर वर ओनली टू किंगडम्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इसलिए दोनों ने प्लांट और एनिमल की बात की, हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स की बात की, लोअर प्लांट्स लोअर एनिमल्स की बात की। तो प्लांट और एनिमल दो ही उस समय जाने जाते थे। तो अब दोनों ने बताया कि कंक्लूजन सेम है, तो दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जैसे क्या हो जाता है कि उस समय ग्रेविटेशन की थ्योरी थी, ग्रेविटेशनल थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, तो वैसे क्यों नहीं बायोलॉजिकल साइंस में, चूंकि सेल दोनों को काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं सेल को लेकर एक थ्योरी बनाई जाए। ओके, एंड दैट थ्योरी वाज नेम्ड एज सेल थ्योरी। इसको क्या नाम रखा गया? यस, वेरी गुड आंसर, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? वाज प्रपोज्ड बाय मैथ्यू श्लाइडन एंड टी श्वान। शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहां पर मैथ्यू श्लाइडन, he was a German botanist, in 1838। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था एंड टी श्वान, थियोडोर श्वान, राइट। he was a British geologist, राइट, 1839। तो आपसे अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल टाइप से क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, तो योर आंसर शुड बी मैथ्यू स्लाइडन एंड टी श्वान, राइट। अब इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी आपकी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all organisms are composed of तो अब यहां ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि उस समय दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही था। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने होते हैं? सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स या दायर प्रोडक्ट्स, सेलुलर प्रोडक्ट्स और सेल से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो ये थ्योरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और सारे वैज्ञानिकों ने इस चीज को इसे एक्सेप्ट किया, सेल थ्योरी को। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन अराइज हुआ, एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि ये बताएं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते, बिल्कुल सही बात, लेकिन ये जो सेल आ जाती है न्यू सेल, वो कहां से आती है? How new cells arise? So this answer was not, both the scientists were not able to answer this question. दोनों साइंटिस्ट को इसका आंसर नहीं पता था। तो अब नए सेल्स कहां से आते हैं? तो एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्शॉ। तो रुडोल्फ विर्शॉ ये साइंटिस्ट 1855 में इन्होंने एक थ्योरी दी अपने डिस्कवरी पर। इन्होंने क्या देखा, ये बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, तो इन्होंने यह देखा कि जो न्यू बैक्टीरिया है, ओके, वन बैक्टीरियम
divides into two bacteria. Further, these two divide into four different bacteria, right? So ये चार बैक्टीरिया कहां से आ रहे हैं? ये अपने पहले वाले बैक्टीरिया से आ रहे हैं. ओके, प्लीज लुक हियर. ये दो बैक्टीरिया कहां से आ रहे हैं? अपने पहले वाले बैक्टीरियम से आ रहे हैं. सिंगुलर बैक्टीरियम, प्लूरल बैक्टीरियम. तो इस तरह से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट पर. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नई कोशिकाएं अपने पुराने वाले कोशिकाओं से जन्म लेती हैं या आती हैं. क्लियर? तो इन्होंने अपनी भाषा में इसको नाम दिया, ग्रीक टर्म में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. क्या कहा? यस, ओमनिस सेलुला सेलुले ई सेलुले, राइट? इसका इंग्लिश में मतलब हो जाता है न्यू सेल्स, ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो कहां से आती हैं? वो अपने पहले जो कोशिकाएं थी, सेल्स थे, वहां से ये आती हैं. क्लियर? तो अब सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई. अब यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेल थ्योरी से, वो प्रपोज द सेल थ्योरी. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैथ्यू श्लाइडेन एंड टी श्वान. Who finalized the cell theory या who provided the final shape to the cell theory? किसने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए रुडोल्फ विर्शॉव. क्लियर? इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर पता होना चाहिए, राइट? वन थिंग मोर, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको जो भी वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट हो जाते हैं, आप कमेंट में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. ओके, मैं इसका आंसर आपके कमेंट में इसे रिप्लाई में दूंगा, राइट? चल, अब बेटा यहां बात हो जाती है आपकी, ये सेल थ्योरी हो गई. अब इस पे सवाल ये पूछे जाते हैं आने वाले रिसर्च में, मतलब 20th सेंचुरी, जब 19 के बाद मतलब 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है, तो 20th सेंचुरी में इस पर बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस किए गए. इनको कहा जाता है एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी. क्या कहा जाता है बेटा? यस, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है. एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान. तो ये एक्सेप्शन क्या हो जाते हैं इसमें? मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जहां पर ये सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है, यहां या वहां पर एक तरह से ये सवाल खड़े कर रही है. ओके, तो इसमें आप देखो जैसे क्या हो जाता है, अगर आप बात करते हो वायरस की, राइट? तो वायरस इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी. अब आप कहोगे सर वायरस, इस पर ये पूछा जाता है सर वायरस को लेकर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है. वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट वायरस रेप्लिकेट विद इन अ होस्ट सेल. वायरस जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तो इट रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स, मतलब अपनी कॉपी को बनाता है, बहुत सारे वायरल बनाता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है, राइट? तो ये लिविंग कैरेक्टर है. लेकिन वायरस को जब आप देखोगे तो वायरस क्या होता है, ये असेलुलर नेचर में है. तो इसके कारण एक वायरस एक कंट्रोवर्सी इस पे बन जाती है. दूसरा आप करें वायरस के बाद, फिर आप देखो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल सेल्स have one nucleus. Generally, a cell should have one nucleus to control its metabolic activities, right? लेकिन आप देखोगे कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे हैं, लाइक मैच्योर आरबीसी इन मैमल्स, मैच्योर सीप ट्यूब सेल्स यानी फ्लोएम सेल्स इन प्लांट्स.
सो जब ये इमैच्योर कंडीशन में होते हैं तो इमैच्योर कंडीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योरिटी की ओर जाता है तो यस न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। थर्ड आप देखोगे, मैंने आपको बताया क्या, मैच्योर मैमोलियन आरबीसी एंड सीव ट्यूब cells lack nucleus. Okay, according to the cell theory each cell has one nucleus, eukaryotic cell। लेकिन आप ये देखोगे कि जो आपके सिनोसिटिक सेल्स हो जाते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लियर सेल, जैसे सेल एक है ना, लेकिन इसमें आप देखो इसमें न्यूक्लियस आपके क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है आपकी सिनोसिटिक। लोअर फंगाई एंड प्लांट्स, इन दोनों के कंडीशन में मल्टी न्यूक्लियर जो सेल हो जाती है, जिसमें मतलब ऐसे सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएं, ऐसे सेल को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर या सिनोसिटिक सेल्स। तो सिनोसिटिक सेल्स कहां पाए जाते हैं, यस फंगाई, लोअर फंगाई में और प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में। ओके, तो ये सेल थ्योरी को ऑबे नहीं करती है। सिमिलरली आप देखोगे ओपालिना जो कि एक प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है, वन सेल हैज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस वाले जो सेल्स हो जाते हैं मल्टी न्यूक्लियर सेल, दिस आर कॉल्ड सिनकाइटियम सेल, राइट। तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दैट ऑल्सो डस नॉट ओबे द सेल थ्योरी, मतलब ये भी सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हो गए सेल थ्योरी में, लेकिन आपके लिए केवल ये 3 कंडीशन ही जानना आपके लिए कंपलसरी है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हायर क्लासेस के लिए, नीट के लिए इतना ही काफी है, राइट। तो इन सबको देखते हुए सारे वैज्ञानिकों ने 20th सेंचुरी में एक और थ्योरी बनाई सेल को लेकर, सेल थ्योरी को लेकर, और इसे नाम दिया गया आपका मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या नाम दिया गया, यस बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सुना, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या बात हो जाती है, इसमें सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी में ये फाइनली इनको ये कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही, विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस को अब जाकर लिविंग में काउंट ही नहीं किया गया, राइट। मैं पहले लिख देता हूं मॉडर्न सेल थ्योरी। फिर यह भी कहा गया कि सेल इज नॉट ओनली द फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, बट इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी यूनिट, मतलब ये हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर की भी फंडामेंटल यूनिट होती है, ऐसा मॉडर्न सेल थ्योरी इसके बारे में कहती है, राइट। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, लेकिन आप सारे बच्चे आज जानते हो, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, और 12th में जो बच्चे जो नीट के लिए पढ़ रहे 12th में आपने पढ़ा कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट होती है, ना कि सेल। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं या कुछ गलतियां हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको सेल थ्योरी से रिलेटेड जाननी थी, जो आपको नीट के लिए काफी यूजफुल है। अब आपको मैं आपके एनसीईआरटी को यहां डिस्कस करता हूं। जैसे आप इसमें देखोगे, आप सारे बच्चे इस पर आ जाएं, चैप्टर 8 क्लास 11th की एनसीईआरटी आपके सामने है, दिस इज द चैप्टर 8, और इस चैप्टर 8 में आप सारे बच्चे देख रहे हो व्हाट इज अ सेल के बाद दी गई है सेल थ्योरी। तो मैं अब आपको सेल थ्योरी के बारे में बताता हूं, राइट। मैं रीड आउट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। इन 1838 मैथ्यू श्लाइडेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which
form the tissues of the plant. मतलब tissue is a group of cells which are similar in origin, structure and function, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। क्लियर? तो इन्होंने क्या देखा कि सारे प्लांट टिश्यू के बने होते हैं, टिश्यू बनी होती है सेल्स की, मतलब सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय थियोडोर श्वान in 1839, a British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो स्वान ने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए जिसे आगे मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समय बताऊंगा। सबसे पहले द फर्स्ट टाइम थियोडोर श्वान ऑब्जर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी? थियोडोर श्वान ने की थी। ओके, तो उन्होंने देखा एनिमल सेल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है आपका, यस, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल एक रफ स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, इसके न्यूक्लियस मिड में होते जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाता है? प्लांट सेल। प्लांट सेल पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर होती है और इसको कवर करने के लिए बाहर से एक रिजिड वॉल होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो ये हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में मैंने इसको पीएम लिख दिया, एंड दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री कॉल्ड सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, राइट। इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये पेरिफेरल रीजन में होता है। क्यों होता है ये सब मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो बेटा अब यहां चलते हैं हम लोग, आगे की बात है। He also concluded based on his studies on plant tissues. तो श्वान ने not only observed the animal tissues but also observed the plant tissues. इन्होंने plant tissues को भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और प्लांट टिश्यूज को देखने के बाद उन्होंने क्या देखा? The presence of cell wall is a unique character of the plant cell. मतलब ये सेल वॉल, this cell wall is present only in case of plant cells. केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में यह सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? ऐसा श्वान ने ऑब्जर्व किया। श्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells, जो मैंने आपको अभी यहां पर आपको फर्स्ट लाइन इसमें बताया था। Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, omnis cellula e cellula. तो इन्होंने अपने टर्म में कहा omnis cellula e cellula, जिसका मतलब होता है नई सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेल थी उसके डिवीजन के कारण सेल डिवाइड करती है। जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, ये दो बैक्टीरिया कहां से आए? पहले वाले बैक्टीरियल सेल के डिवीजन से। ये चार बैक्टीरिया कहां से आए? पहले के दो बैक्टीरियल सेल के डिवीजन से, राइट। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता है। मॉडर्न सेल थ्योरी में इस चीज को अप्रोच को बताया गया कि वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग्स एंड द नॉन लिविंग्स, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है वायरस। ओके, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि फाइनल शेप के तौर पर किसने दिया था? यस, रुडोल्फ विर्शॉ ने दिया था। तो अब बच्चों बात ये हो जाती है कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कौन कौन से एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन आपको ये मेन तीन आपको याद रखनी है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होती है, उसके में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो अब सेल थ्योरी में आपको ये वीडियो समझना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको मैंने समझा दिया और आपको एनसीईआरटी एक बार फिर से पढ़ लें।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब जैसे एनसीईआरटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर, राइट। और अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, मैं आपको अगले वीडियो में आपको एन ओवरव्यू ऑफ सेल बताता हूं। ठीक है, सो एंजॉय योर डे, do hard work, and thank you to watch my video. Thank you to all of you.